हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इस बेहतरीन सीरीज में। तो देखते हैं पॉडकास्ट सीरीज नंबर 1, जिसका एपिसोड 1 हम कवर करेंगे। क्योंकि यदि वीडियो बड़ा हो जाता है तो कुछ लोगों को हेरिटेशन महसूस होता है। क्योंकि इस वीडियो में लिखने कोई काम नहीं। यदि आप ईयरफोन हेडफोन का यूज़ करते हैं तो लगाकर सुनिएगा, जिससे अधिक आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है इकोनॉमिकास। इकोनॉमिकास दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस नोमिकास। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमिकास का मतलब होता है मैनेजमेंट। दोनों की बात करें, आखिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? तो घर में उपस्थित आर्थिक सक्रियता का अध्ययन करना। आर्थिक सक्रियता का मतलब पैसा कमाना, पैसा बचत बचत करना, कितना खर्च हो रहा है, किस प्रकार से खर्च हो रहा है। यदि हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं इकोनॉमिक्स की पुस्तक अरस्तु ने लिखी। अरस्तु ने इकोनॉमिक्स के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इकोनॉमिका, जिस कारण से अरस्तु को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न, वहीं अब एडम स्मिथ की बात करें तो इन्हें भी फादर ऑफ एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक, जिसको 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया, इन्होंने बताया अर्थशास्त्र धन विज्ञान का केंद्र है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रस्तावित की। इनके अनुसार मानव का व्यवहार क्रियाओं से, अर्थात मानव के लिए अर्थशास्त्र कल्याणकारी विज्ञान है। इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस जैसे थ्योरी और प्रिंसिपल दिए। अब बात करते हैं रॉबिन्सन की। आखिर रॉबिन्सन क्या होते हैं? रॉबिन्सन ने स्कार्सिटी और एंड्स के विषय में अपनी प्रस्तावना प्रस्तावित की। इन्होंने बताया कि लिमिटिंग सोर्स में अधिक यूटिलिटी प्राप्त करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। अर्थात मानव की अनंत इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि के लिए सीमित स्रोत, जिससे वह अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सैमुअल्सन की बात करें तो इन्होंने विकास आधारित परिभाषा दी। वहीं अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आखिर अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं और किस प्रकार से इन्हें विभाज्य किया? तो पहला है परंपरागत अर्थशास्त्र। इस संबंध में उत्पादन, उपभोक्ता, विनिमय और वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। वहीं उत्पादन की बात करें, आखिर प्रोडक्ट क्या है? तो ऐसी वस्तु जिनका उपयोग करने पर उनकी मूल संरचना परिवर्तित हो जाती है और जिसका परिणाम उत्पाद कहलाता है। इस क्रिया में जो घटक आते हैं उन्हें उत्पादक घटक कहते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी निर्माण, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन। अर्थात जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है और प्राप्त नया उत्पाद होता है उसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात जब हम किसी क्षेत्र में बीज, उर्वरक और रसायन का उपयोग कर जो उत्पाद फसल के रूप में प्राप्त होता है उसे हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कह सकते हैं। आखिर कंजप्शन क्या है? उपभोग। कंजप्शन वस्तु की वह अंतिम स्थिति है जिसका अंतिम उपयोग ही कंजप्शन कहलाता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। आखिर विनिमय क्या है? तो ऐसी वस्तु जो उत्पादित नहीं होती बल्कि उनका उचित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यह एक वितरण प्रणाली का भाग है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हेटेरो प्रोडक्शन के आधार पर लिया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि, श्रम, धन और प्रबंधन
जैसे घटकों से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो बात करते हैं भूमि की। यह लेस इलास्टिसिटी अर्थात सीमित और स्थिर होता, ना इसका प्रसार होता ना इसका संकुचन होता है। पूंजी ऐसा धन जिसका उपयोग कर अधिक धन अर्जित किया जा सकता है। श्रम श्रम वह वह धन की पूंजी है जिससे मजदूरी श्रमिक को मजदूरी दी जाती है। वहीं रिवार्ड के अनुसार बात करें तो श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि को किराया मिलता है और पूंजी से ब्याज प्राप्त होता है और प्रबंधन से लाभ। लाभ की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित हुई कुल फसल मूल्य के सापेक्ष उस पे लगने वाली लागत के अंतराल को लाभ कहते हैं। अर्थात यदि आपने टमाटर की फसल लगाई है, उस पर यदि 50,000 खर्च हो रहा है, सकल लागत आय 50,000 है और प्रोडक्शन उसमें 90,000 का हो रहा, तो आपकी शुद्ध कमाई 40,000 मानी जाती है। अब मॉडर्न अप्रोच की बात करें, आधुनिक अप्रोच जिसे रघुनाथ कृष्णा ने 1933 ईस्वी में दिया। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में कहा। इन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स की यह इंडिविजुअल तरीके से आर्थिक सक्रियता का अध्ययन करता है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी उद्योग में लगाए गए धन का गहन अध्ययन और उपभोक्ताओं की आदतों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इन्होंने प्राइस ऑफ थ्योरी दी। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इनकम थ्योरी पे बेस्ड है। उन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वृहत क्षेत्रों में अधिक आर्थिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएमपी, कुल रोजगार आदि का अध्ययन होता है, जिसे एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उसी के साथ साथ वस्तु की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और स्पर्शात्मक होती है, बस मानव की इच्छा की पूर्ति भी करे और उसे टच किया जा सके। एवं अगर इसके लाइफ टाइम की बात करें तो यह दीर्घकालिक होता है, जिसे वस्तु कहते हैं। अब बात करते हैं सेवा की। आखिर सेवा क्या होती है? तो ऐसा कर्म या प्रदर्शन जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रदान करती है, जिसे हम सर्विस कहते हैं। यह अस्पर्शात्मक व संतुष्टपूर्ण होती है, अर्थात सेवा को छू नहीं सकते लेकिन उससे संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है और यह पेरिसेबल प्रकृति का होता है, अर्थात इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं धन की। धन वो सभी वस्तुएं हैं जो अपना मूल्य रखती हैं, धन कहलाता है। इसी के साथ साथ आखिर मूल्य क्या है? किसी वस्तु की विनिमय क्षमता को मूल्य कहते हैं, अर्थात एक्सचेंजेबिलिटी जिस वस्तु में पाई जाती है वह उसकी वैल्यू होती है। किसी भी वस्तु का, और दूसरी परिभाषा की बात करें तो किसी भी वस्तु का मनी टर्म में मापन उसकी प्राइस कहलाती है। धन कई प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, पब्लिक, राष्ट्रीय, नकारात्मक। 4 प्रकार से धन होते हैं। इंडिविजुअल जिसमें स्वयं का अधिकार हो, पब्लिकली जिसमें समाज का अधिकार हो, राष्ट्रीय जिसमें राष्ट्र नागरिकों का अधिकार हो। इसी के साथ साथ नकारात्मक जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है उसको कर्जा भरना पड़ेगा, उसे नकारात्मक कहते हैं। उपयोग की बात करें तो वस्तु की वह क्षमता जो अपनी असीमित इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती है, उसे हम उपयोग कहते हैं। उपयोगिता निम्न आधारों पर अपनी डिमांड और प्रोडक्शन देती है। तो बात करते हैं अवस्था रूप उपयोगिता, अर्थात जिस क्षेत्र में मैं किसी विशेष फसल की बात करता हूँ, यदि आपके यहाँ आलू हो रहा है तो आपके यहाँ आलू का कम उपयोग है, लेकिन अगर उसी अवस्था को परिवर्तित करके आप मॉडर्न पैकेट में आलू के 4 से 5 चिप्स भरकर ब्रांड बनाएं तो चिप्स की डिमांड बढ़ जाएगी, वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि 1 किलो आलू 20 से 22 रुपए किलो पड़ता है। वहीं अगर 1 किलो चिप्स की बात करें, एक चिप्स से आपका
12 से 15 ग्राम का एक चिप्स 5 रुपए का पड़ रहा है। तो आप सोचिए, यदि हम उसकी स्टेट बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रहे हैं, तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही और नुकसान भी नहीं आ रहा। उसी के साथ-साथ स्थान उपयोगिता, जिसे हम लोकेशन यूटिलिटी कहते हैं। लोकेशन यूटिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है, कश्मीर में प्रोडक्शन होता है सेब का, वहीं जब ये यूपी में आता है, तो ₹100 किलो, ₹200 किलो बिकता है। इसे हम कह सकते हैं स्थान उपयोगिता, कि जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ उपयोगिता कम होती है, जिस कारण से वहाँ रेट भी कम होता है। वहाँ ₹20 किलो सेब मिल सकते हैं, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि यूपी में ₹50 किलो सेब गए हों, क्योंकि यहाँ उसका महत्व ज़्यादा है, इस कारण से उपयोगिता बहुत है। अब बात करते हैं समय, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी की बात करें, तो सपोज़ आपने 1 एकड़ में गेहूँ उत्पादित किया है, ऑलमोस्ट 10 कुंटल कह सकते हैं। वहीं अगर 10 कुंटल की बात करें, अगर आप 5 कुंटल भी गेहूँ भंडारित कर रहे हैं और एक ऐसा समय आए, जिस समय गेहूँ की डिमांड ज़्यादा हो और डिस्ट्रीब्यूशन रेट कम हो, उस समय आपको टाइम यूटिलिटी का अर्थ पता चलेगा। क्योंकि जिस समय आपने भंडारण किया था, उस समय गेहूँ का मूल्य ₹22 था। वहीं जब उसी के साथ-साथ जब प्रोडक्शन कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो वही गेहूँ 40 से ₹50 किलो जाने लगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूटिलिटी टाइम के आधार पर भी बदल सकती है। सीधा सा फंडा है, सीज़न का ही ले लेते हैं। आपको गर्मी में, चूँकि गर्मी चल रही, तो गर्मी में ठंडा पसंद है। वहीं अगर आपको ठंड में या कोल्ड सीज़न में आपको ठंडे दिया जाए, तो नहीं पिएँगे, क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता नहीं है। अब बात करते हैं स्थिति स्थिति के अनुसार उपयोगिता क्या होती है? तो स्थिति के अनुसार उपयोगिता का यही अर्थ है कि किसी क्रेता द्वारा किसी विशेष वस्तु को खरीद कर विक्रेता द्वारा उसे विक्रय कर देना, स्थिति उपयोगिता कहलाती है। तो हमने उपयोगिता की बात कर ली। अब उपयोगिताओं को व्यक्त करने के लिए कुछ कंडीशन बनाई गई हैं, कुछ संगठक बनाए गए और कुछ आधार बनाए गए हैं। तो बात करते हैं यूटिलिटी रेट कई प्रकार से हो, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रेवेन्यू यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। कई प्रकार से यूटिलिटी होती है, कई प्रकार से उपयोगिताएं होती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम को समझ सकते हैं। तो ह्रास नियम का सीधा एक ही फंडा है कि किसी भी वस्तु को उपभोग करने पर वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, जो वस्तु आपको प्रिय लग रही है, अगर आप उसे एक सीमा से ज़्यादा लगातार उपभोग कर रहे हैं, तो एक न एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको उससे नफरत सी होने लगेगी। तो हम बात करते हैं लोगों का फेवरेट मैंगो, जिसे हम आम का राजा कहते हैं। क्योंकि गर्म का सीजन चल रहा है, यदि किसी व्यक्ति की मनसा है कि मैं आम खाऊं, वो सोचेगा मैं बहुत से आम खाऊंगा, लेकिन जब उसे एक नियत समय में, अर्थात जब उपभोक्ता द्वारा एक आम ग्रहण किया जाता है, तो उसे सपोज 20 टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 होती है। वहीं जब वो दूसरा आम खाता है, तो टोटल यूटिलिटी 36 होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 16 होती है। तो 20 से 16 4 घटाना, यूटिलिटी संतुष्टि घटने लगी। वहीं जब वो तीसरा खाता है, तो 48 यूटिलिटी टोटल मिलती है और 12 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो सोचिए 16 से 12 फिर 4 घट गया। वहीं जब वो 4 आम खाता है, तो टोटल यूटिलिटी 54 प्राप्त होती है, वहीं मार्जिनल यूटिलिटी 6 प्राप्त होती है। कितना घट गया? अब एक समय आने वाला है 5, जब वो 5 आम खाता है, तो यूटिलिटी 54 होती है, अर्थात जब वो 4 आम खा रहा था, तो भी 54 थी, जब वो 5 आम भी खा रहा तो 54, और मार्जिनल यूटिलिटी 0। अब उसे होने लगी है नफ़रत। अब वो आम ज़्यादा नहीं खा सकता।
अगर आपने गलती से उसे छठा आम भी खिला दिया तो टोटल यूटिलिटी भी घट गई, 50 टोटल यूटिलिटी बची, और 50 टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी -4 बचे। अब इस समय उसको नफरत होने लगी। इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, उपभोक्ता द्वारा लगातार वस्तुओं को उपभोग करने पर, एक समय में एक समान वस्तुओं को उपभोग करने पर उसके संतुष्टि क्षमता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। अब बात करते हैं, जब किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ उपयोग करने पर जो अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल कास्ट क्या है? एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने पर जो लागत आती है, उसे मार्जिनल लागत कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं से आपका पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड 1 समाप्त होता है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर गलती से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर आया और उस पे प्रश्न आए, तो आप ज़रूर कर लेंगे, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे हो। क्योंकि इस पॉडकास्ट में क्या था, यूटिलिटी हमने देखा, उसके साथ-साथ यूटिलिटी किस प्रकार से बदलती है वो देखा, उसके साथ कुछ थ्योरियाँ देखी। यही था इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोग लाभान्वित होंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और आपको जो भी समस्या हो रही हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग सिस्टम बेस्ड हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम बेस्ड हो, इंसेक्टिसाइड बेस्ड हो, यहाँ तक कि बायो पेस्टिसाइड बेस्ड हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आपको लगता है कि मेरी यह समस्या है और मुझे इस समस्या पे जानकारी चाहिए, तो आप बता दीजिए। मैं उस टॉपिक को लेकर एक वीडियो भी बना दूँगा पॉडकास्ट के ज़रिए। धन्यवाद।